हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पिल सिटी में पहुंचने के बाद जियन, लिटिल फेरी डॉक्टर, जिनलिन, येजोंग और टियान हाउ ये मेंशन में रुके हुए थे। वहाँ की हालत अभी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर वहाँ पर रुकने के लिए तो जगह थी, इसीलिए उन लोगों ने वहीं पर रुकने का डिसीजन लिया था। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और जियन पास बैठकर बातें कर रहे थे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। अब आगे लिटिल फेरी डॉक्टर को सोता देख जियन उठकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे कुछ फील होता है और वो अचानक से पिल सिटी के आसमान में देखने लगता है। आसमान में काफ़ी सारे तारे दिखाई पड़ रहे थे, मगर चौंकने वाली बात ये नहीं थी। जियन जिस बात से चौंका था वो बात ये थी कि पिल सिटी के आसमान में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई थी। बाकी किसी भी सिटी के आसमान में इस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती थी, इसीलिए जियन को थोड़ा अजीब लग रहा था। अब जियन को जब अजीब लग रहा था तो वो पीछे कहाँ हटने वाला था, वो इसका पता लगाने वाला था। जियन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ फैलाकर आसमान की जांच करने लगता है। जियन के शरीर से उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही थी जो चारों तरफ फैल रही थी, मगर जियन की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक दूसरी एनर्जी भी थी जो जियन के शरीर से बाहर आ रही थी, मगर वो नॉर्मल आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए उसे देखने के लिए लोगों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता। मगर कमाल की बात ये थी कि जियन को भी अपनी इस एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो मामूली सी दिखने वाली एनर्जी चारों तरफ फैलती रहती है और चारों तरफ मौजूद सूखी घास में अचानक से जान आने लगती है। इधर जियन अपनी जांच जारी रखता है। लगभग 2 घंटे तक जांचने के बाद अचानक से जियन एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। अभी के लिए जियन को उस जगह पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। जियन तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कुछ पलों तक आगे बढ़ने के बाद वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहाँ पर चारों तरफ अजीब सी गर्माहट फैली हुई थी। तभी जियन आगे देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन था जिसके शरीर से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उसका पूरा शरीर अजीब तरह की पर्पल फ्लेम से कवर्ड था, जिसे देखकर कोई भी डर जाता। मगर जियन उसे देखने के बाद डरने की बजाय खुश हो जाता है और खुशी के साथ कहता है, 3000 बर्निंग फ्लेम, आखिरकार मुझे इसका पता चल ही गया। जियन गौर से 3000 बर्निंग फ्लेम को देखने लगता है जो अभी सो रही थी। उसे जियन के वहाँ मौजूद होने का कोई अंदाज़ा नहीं था। जियन काफ़ी देर तक उसे घूरता रहता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। कौन है जो 3000 बर्निंग फ्लेम के डायमेंशन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है? मेरे सामने आओ। उस आवाज़ को सुनकर जियन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से एक हमला तेज़ी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जियन अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में था, इसलिए वो आसानी से उस हमले से बच जाता है। हमले से बचने के बाद जियन तेज़ी से उस डायमेंशन से भागने लगता है। कुछ ही पलों में जियन 3000 बर्निंग फ्लेम के डायमेंशन से बाहर आ जाता है और भागते हुए अपने बॉडी में लौट आता है। बॉडी में लौटकर जियन गहरी गहरी सांसें लेता है। इसके बाद वो तुरंत चारों तरफ फैली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस अपने शरीर के अंदर ले लेता है, ताकि कोई भी उसका पता न लगा पाए। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने शरीर के अंदर वापस लेने के बाद जियन को कुछ अजीब फील होने लगता है। जियन जल्दी से अपने शरीर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही साथ अब उसकी सोल भी और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इस बात से जियन चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था आखिर ये क्यों हुआ, मगर बहुत ही कम टाइम में जियन की काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ गई थी। हाँ, उसकी जो डोईकुई थी उसकी पावर नहीं बढ़ी थी, मगर उसकी जो सोल पावर थी वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जियन सोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्यों हुआ? क्या इसलिए हुआ क्योंकि मैं 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच गया था? 3000 बर्निंग फ्लेम की याद आती ही जियन को उस आदमी की भी याद आ जाती है और जियन का शरीर डर से कांपने लगता है। जियन को अभी भी याद था किस तरह उस आदमी ने एक ही हमले में उसकी लगभग जान निकाल दी थी। जियन उस आदमी के हमले से बच गया था, मगर जियन ने उसकी एनर्जी अच्छी तरह से फील की थी। इसे फील कर जियन आसानी से कह सकता था कि वो आदमी डाउजन रैंक से तो कम का तो नहीं था, वो कम से कम एक डाउजन रैंक का योद्धा था। ऐसे में जियन को ये सोचकर अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था
कि अगर वो गलती से भी जियान को पकड़ लेता तो न जाने वो जियान के साथ क्या करता। पर अच्छी बात ये थी कि जियान बच गया था। यही सोचकर जियान वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नज़रें अपने चारों तरफ मौजूद घास पर पड़ती है, जो अब हरी भरी हो चुकी थी। जियान को याद था जब वो यहाँ पर आया था तब ये घास सूखी हुई थी, पर अब ये हरी भरी हो गई थी। जियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पर अभी इस पर सोचने का वक्त नहीं था। जियान को आराम करना था, इसलिए जियान आराम करने चला जाता है। इधर ये मेंशन से काफ़ी दूर एक बड़े से हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, अभी कुछ देर पहले कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के ज़रिए 3000 बर्निंग फ्लेम के डायमेंशन में घुस आया था। मैंने उस पर हमला कर उसे भगा तो दिया, मगर उस पर हमला करते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। वो लगभग एक रैंक 8 का एल्केमिस्ट होगा, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसकी जो सोल थी उसे देखकर लग रहा था कि वो सोल अभी के लिए सोल लेवल पर पहुंच गई होगी। किस्मत की बात तो ये है कि उसके वहां आने से 3000 बर्निंग फ्लेम जागी नहीं। अगर वो गलती से भी जाग जाती तो पूरे पिल सिटी में तबाही मच जाती। वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ऐसे में उसे अगर मौका मिला तो वो कभी भी हम पर हमला कर सकती है। उसकी बात सुनकर एक दूसरा आदमी कहता है, हमें जल्द से जल्द उसका कुछ तो करना होगा, वरना हमारी ये पिल सिटी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। 3000 बर्निंग फ्लेम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है और अब उसकी पावर लगभग अपनी पीक पर पहुंचने वाली है। जैसे ही ऐसा होगा वो हम पर हमला कर देगी और शायद उस समय उस पर चढ़ी हुई सील भी उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ भी कर उसे या तो कैद करना होगा या तो उसे किसी काबिल इंसान के हवाले करना होगा। इस पर वो पहला आदमी कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही, और अच्छी बात यह है कि अब पिल गैदरिंग बहुत ही पास है। ऐसे में हम कुछ काबिल एल्केमिस्टों को जैसे हर साल मौका देते हैं, इस साल भी मौका देंगे ताकि वो जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल कर लें। ये सुनकर एक दूसरी आवाज़ आती है, हाँ ये बात तुम्हारी सही है, मगर मुझे इस बात की चिंता है कि मैंने सुना है कि इस बार पिल गैदरिंग में हॉल ऑफ सोल से भी बहुत सारे लोग हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में मुझे डर इस बात का है कि कहीं हॉल ऑफ सोल के हाथों में हमारी 3000 बर्निंग फ्लेम ना लग जाए। 3000 बर्निंग फ्लेम अगर गलती से भी उनके हाथों में लग गई तो इससे पिल टावर एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इस पर वो पहला आदमी कहता है, हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि वो किसी हॉल ऑफ सोल के आदमी के हाथ में ना जाए, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें ऐसा होने से रोकना होगा। हॉल ऑफ सोल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने पिछले सैकड़ों सालों में न जाने कितने एल्केमिस्टों की आत्माओं को कैद किया है, इसलिए हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते और उसे कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल करने नहीं दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है, हाँ पर ये ठीक है, पर क्या तुम में से कोई जानता है आखिर हॉल ऑफ सोल लोगों की आत्माओं को क्यों कैद करता है? आखिर उन्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? इस पर उन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देता है। दरअसल ये तीनों पिल टावर के 3 लीडर थे और अभी के लिए ये लोग पिल गैदरिंग की चर्चा कर रहे थे। सभी को 3000 बर्निंग फ्लेम की बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि अगर गलती से भी वो हॉल ऑफ सोल के हाथों में लग जाती तो इससे पिल टावर एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाता जिससे फिर उसे कोई नहीं बचा पाता। अचानक से वो दूसरा लीडर कहता है, मैंने सुना है पिल टावर ने मास्टर याओ लाओ की आत्मा को भी कैद कर लिया है। ये सुनकर अचानक से एक एल्डर की मुट्ठी कस जाती है, जो एक्चुअली एक लड़की थी। उसे लड़की कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, मगर हाँ वो देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही थी। दोनों लीडर्स उस लेडी को देखने लगते हैं। दोनों को उसकी चिंता हो रही थी, मगर उनमें से कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। थोड़ी देर तक खामोशी रहती है, जिसके बाद पहले लीडर कहते हैं, मैंने सुना है अभी कुछ दिनों पहले ये सिटी में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था और तुम लोग ये जानकर चौंक जाओगे कि ये मुकाबला आइस रिवर वैली और याओ लाओ के डिसाइपल के बीच हुआ था और उस मुकाबले में उसने आइस रिवर वैली को भागने पर मजबूर कर दिया था। ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स चौंक जाते हैं
और गौर से उसे देखने लगते हैं। वो एल्डर आगे कहता है, मैंने सुना है वो लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे याओलाओ ने अपना डिसाइपल बनाया है, तो ज़रूर वो टैलेंटेड होगा ही। जहाँ तक मुझे लगता है वो भी पिल गैदरिंग में हिस्सा ज़रूर लेगा। वैसे अगर याओलाओ ने उस लड़के को अपना डिसाइपल बनाया है तो वो ज़रूर टैलेंटेड तो होगा ही, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो काओ क्लैन और डैन क्लैन के एल्केमिस्टों से कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, क्या उनसे बेहतर है भी या नहीं। इस पर बाकी दोनों लीडर्स भी अपना सिर हिला देते हैं। तभी वो लेडी लीडर कहती है, याओलाओ सच में बेवकूफ़ है। उसे उस समय पिल टावर के लीडर का ओहदा हासिल करने का, पोजीशन हासिल करने का मौका मिला था, पर उसने वो पोजीशन ठुकरा दी। अगर वो उस समय ये पोजीशन हासिल कर लेता तो हॉल ऑफ सोल उसे कभी कैद करने की हिम्मत नहीं करता। इस पर बाकी दोनों लीडर्स कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे ये लेडी याओलाओ से कुछ ज़्यादा ही इमोशनली कनेक्टेड है। थोड़ी देर तक हॉल में खामोशी छाई रहती है, जिसके बाद पहला लीडर कहता है, ठीक है, अभी जो भी हुआ वो अभी के लिए हम नज़रअंदाज करते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ पिल गैदरिंग पर फोकस करना चाहिए और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पिल गैदरिंग में हॉल ऑफ सोल कोई अड़चन पैदा न कर सके। हॉल ऑफ सोल को अगर मौका मिला तो इस बार वो पिल गैदरिंग को ख़राब करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये हमारी ज़वाबदारी है कि हम ऐसा होने से रोकें। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो डायरेक्टली एक्शन में आ गया तो बाकी सारे जो एंशिएंट क्लैन हैं वो भी एक्शन में आ जाएंगे और वो हॉल ऑफ सोल पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, पर सतर्क ज़रूर रहना है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल कब क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता है। ये सुनकर बाकी के दोनों लीडर्स भी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और वो कमरा खाली हो जाता है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह जियान जब अपने कमरे से बाहर आता है तब वो देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी वहीं सो रही है। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें खुल जाती हैं और उठकर बैठ जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर जियान पूछता है, क्या तुम्हारी नींद अच्छी रही? क्या रात को तुम्हें अच्छी नींद आई? इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बस अपना सिर हिला देती है। जिसके बाद वो जियान से पूछती है, तुम्हारा आगे क्या प्लान है? इस पर जियान थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, सबसे पहले तो मुझे जाकर पिल टावर से बैज हासिल करना है। अगर मैं एक बार वो बैज हासिल कर लूँगा तो उसके बाद मेरे लिए पिल गैदरिंग में हिस्सा लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए वो बैज लेना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहाँ पर येजोंग दौड़े दौड़े चले आते हैं और वो जियान को देखकर हाँफते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ जियान तुम उठ गए, चलो हमें बैज हासिल करने जाना होगा। उनकी ऐसी हालत देखकर जियान समझ जाता है येजोंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं और उन्हें अपने क्लैन की अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। इसलिए जियान उन्हें ज़्यादा कुछ न कहते हुए उनके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो लोग ये मैंशन से बाहर निकल आते हैं और एक रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें काफ़ी सारे एल्केमिस्ट दिखाई पड़ते हैं, जो नॉर्मल नहीं बल्कि हाई लेवल के एल्केमिस्ट थे। उनमें से कई सारे तो रैंक 7 के एल्केमिस्ट भी थे। जियान अपनी नज़रें आसपास मारते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देख येजोंग उसे बताने लगते हैं, जियान पिल सिटी में हमेशा ऐसी दुकानें लगी रहती हैं जिन पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी सारी हाई रैंक की जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई जड़ी बूटी चाहिए और वो तुम्हें पिल सिटी में नहीं मिली तो वो तुम्हें पूरे डोईक्यू कॉन्टिनेंट में कहीं भी नहीं मिलेगी। इतनी पिल सिटी की पावर है, इतनी पिल सिटी की पूरे डोईक्यू कॉन्टिनेंट में इज्जत है। और जियान जो तुम्हें छोटे मोटे स्टॉल देख रहे हो, अक्सर इन छोटे मोटे स्टॉल पर ही लोगों को काफ़ी हाई रैंक की जड़ी बूटियाँ और डाउ टेक्निक वगैरह मिल जाती हैं, जिन्हें अगर तुम बाहर किसी और शहर में लेने जाओगे तो तुम्हें किसी न किसी ऑक्शन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सुनकर जियान भी अपना सिर हाँ में हिलाने लगता है। उसे भी ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही थी। इसी तरह आसपास नज़रें मारते हुए जियान येजोंग के साथ एक दिशा में आगे बढ़ता रहता है। पर हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।